हे गाइस व्हाट्स अप, हाउ आर यू, क्या हाल चाल, कैसे आप सब लोग। सो गाइस आप मुझे देख रहे हैं वेदांतु नीट मेडिजी चैनल पे और मेरा नाम है अरविंद अरोरा। हाउ आर यू गाइस, क्या हाल चाल। सो दिस इज नीट स्प्रिंट 2020 और केमिस्ट्री के लिए आज हम लोग कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, ऐसा टॉपिक जिससे ऑलमोस्ट सारे बायो के बच्चों की फटती है। सो दैट्स थर्मोडायनामिक। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, थर्मोडायनामिक करने वाले। लेट्स डू इट देन, स्टार्ट करते हैं सेशन को। थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करें, आज के सेशन को शुरू करें। थर्मोडायनामिक्स, किस किस को डर लगता है। देखो अब यहाँ पर ना सबसे पहले सब बच्चे मुझे एक बात बताएंगे। क्या बात बताएंगे। अगर आप लोगों को डर लगता है, इफ यू फीलिंग समथिंग यू नो, इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए आप लोगों को मतलब थोड़ा डर लगता है, फटती है, तो आपको क्या करना है, आपको इमोजी बना के बताना है ऐसा। ओके और अगर आपको चैप्टर बड़ा अच्छा लगता है तो आपको इमोजी बता के बनाना है, अच्छा बना के बताना है ये वाला। सो देखें आप लोगों में से कितने हैं फोबिया। सरोज पटेल कह रही है इसका फोबिया है। तो अच्छा नेहा चौधरी ने देखो बनाया। अच्छा समबडी इज लाफिंग, किसी का तो बिल्कुल स्ट्रेट है, किसी का उदास उदास है। तो टेंशन मत लो। मैं आपसे क्या कहता हूं, आप लोग थर्मोडायनामिक के 13 सवाल कर लो और इतने भी कर लोगे तो आपकी बल्ले बल्ले है ना। लेट्स डू इट देन। चलो थर्मोडायनामिक की, केमिस्ट्री की, नीट की 2020 की तैयारी करवाता हूं आप लोगों को और मुझे पता है मेरे बच्चा लोग मेरे साथ हैं। लेट्स डू इट, लेट्स स्टार्ट द सेशन। कमाल कर देंगे और धमाल कर देंगे। लेट्स डू इट देन, ठीक है। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। स्टार्ट द सेशन गाइस। इसको हटाता हूं और सबसे पहले जो लाइव सेशन में पहली बार देख रहे हैं मैं उनको बता देता हूं कि एक्चुअली अगर आप नीट 2020 को टारगेट कर रहे हो, जो कि अभी थोड़े दिन में आने वाला है, मतलब मई में आप लोगों को एग्जाम है, तो इस लाइव सेशन को अटेम्प्ट करने का फायदा क्या है, क्या करवाने वाला हूं आप लोगों को, मैं आपको बताता हूं। प्लान क्या है, प्लान है नंबर 1 मैं आप लोगों को 10 MCQs कराऊंगा जो कि नीट और AIPMT में आ चुके हैं। नंबर 1 मैं आपको 10 सवाल ऐसे कराऊंगा जो बहुत अच्छे हैं, वो करवाने वाला हूं। इसके अलावा मैं आप लोगों को यहां पर 2 क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि एम्स के पेपर में होंगे। ओके सो ये 10 + 2 12 और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा असर्शन और रीजन के, क्योंकि आपको पता होगा कि क्योंकि एम्स में भी सिलेक्शन यहीं से होने वाला है, तो मे भी आप लोगों को असर्शन और रीजन के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में मिले। सो ओवरऑल 13 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं, 10 + 2 + 1 ऑसम क्वेश्चंस हैं, 13 के 13 मजा आ जाने वाला है। चलो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वेदांतु नीट मेडिजी चैनल को अगर आपने इस फैमिली को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। थर्मोडायनामिक के बढ़िया सवाल कराते हैं, फटाफट से शुरू हो जाते हैं। पहला सवाल मैं आपके सामने रखने वाला हूं और आप लोगों को क्या करना है, अगर आप सही होते तो अपने आप को +4 मार्क देने और अगर आप गलत होते तो अपने आप को -1 मार्क देने। लेट्स स्टार्ट द सेशन। MCQs में शुरू कर रहा हूं। नंबर 1 पहला सवाल जो कि AMU PMT 2009 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है जरा पढ़ो। एंट्रोपी चेंजेस फॉर द प्रोसेस H2O liquid to H2O gas at a normal pressure and at 274 Kelvin are given below। आपको दे रखा है डेल्टा एस ऑफ सिस्टम का वैल्यू विच इज इन माइनस, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग का वैल्यू विच इज इन प्लस। तो आपको ये बताना है द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस बिकॉज प्रोसेस एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ऐसा क्यों। उसके ABCD 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज नेगेटिव, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज नेगेटिव, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज पॉजिटिव एंड डेल्टा सिस्टम इज नॉट इक्वल टू डेल्टा सराउंडिंग। सो दैट्स द क्वेश्चन और अगर आप लोग इसका आंसर दे दोगे तो आपके 4 नंबर पक्के हैं। और ईमानदारी से बोल रहा हूं मैं, आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो आंसर दे रहे हैं और जो मेरा आंसर आने वाला है उससे आप क्या करोगे, एक बार मैच करोगे, ठीक है। और मैच करने के बाद आप ईमानदारी से अपने आप को, अगर सही होते हो तो +4 मार्क दे देना और अगर गलत हो तो ईमानदारी से -1 मार्क दे देना, ठीक है। सो चलो देखिए फटाफट से कौन यहां पर धमाका मचाता है, धमाल करता है, देखते हैं। क्या बात है, क्या बात है, दैट्स रियली ब्रिलियंट। सो फाइनली ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। चलें बताऊं 1 2 3 Okay, so finally answer of this particular question number 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 देखिए कौन सा आंसर निकलता है। देखो बाकी बच्चों ने आंसर दिया है बट एक्चुअली आंसर इसका C है, या आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज C। ये आंसर बनेगा, ये आंसर होगा। और ये कैसे आया जरा आप चेक कर लो। एक्चुअली आप एंट्रोपी ना सिस्टम की काउंट करते हो ना सराउंडिंग की, आप टोटल एंट्रोपी काउंट करते हो पूरे यूनिवर्स की, जिसमें सिस्टम भी आता है जिसमें सराउंडिंग भी आती है। और अगर सिस्टम प्लस सराउंडिंग इनका जो टोटल एंट्रोपी है वो नेगेटिव आए, इसका मतलब क्या है, फ्रीडम बढ़ ही नहीं रहा।
फ्रीडम बढ़ नहीं रहा तो इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली नहीं होगा, वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो यहां पर आप जरा चेक किया करो कि इसका मकसद क्या है, इसका मीनिंग क्या है। ओवरऑल जो आप डेल्टा एस का वैल्यू निकालते हो पूरे यूनिवर्स के लिए, यूनिवर्स में कौन कौन आता है, यूनिवर्स में ये देखो, ये अगर यूनिवर्स है तो इसी में आपका सिस्टम आता है जिसकी आप स्टडी करते हो। ये अगर सिस्टम है तो बाकी बचा हुआ क्या हो गया, ये सारा का सारा सराउंडिंग है, ठीक है, ये आप सारा का सारा सराउंडिंग है। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग को यूनिवर्स बोलते हैं। और ओवरऑल अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है तो सिस्टम अपने आप काम करता है, और नहीं बढ़ रही है तो सिस्टम अपने आप काम नहीं करता। तो दैट्स व्हाई आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज दिस, सी आंसर बनेगा जो आप लोगों को बता रहा हूं। अब आप क्या करोगे, यूनिवर्स के आप खुद से सोचो, पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी निकालनी है तो वो समेशन होगा सिस्टम की एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग एंट्रोपी। तो सिस्टम की एंट्रोपी ये रही और सराउंडिंग एंट्रोपी ये रही, दोनों को जोड़ दो। आप जरा जोड़ो, माइनस का 22.13 एंड प्लस का 22.05 जोड़ोगे तो माइनस में आएगा 0.08, यही आ रहा है। और नेगेटिव वैल्यू दिखाती है कि एक्चुअली एंट्रोपी बढ़ नहीं रही है, एंट्रोपी घट रही है, यूनिवर्स की एंट्रोपी घट रही है। इसका मतलब एंट्रोपी का मतलब होता है फ्रीडम घट रही है, और अगर फ्रीडम घट रही है तो वो काम अपने आप कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब यहां पर आंसर इसका क्या बनेगा, सी। इस तरह से निकालना था। और बहुत सारे बच्चों ने आंसर बी ही दिया, बट इसका आंसर बी नहीं है, इसका आंसर सी है। ओके, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत ही मजेदार था, सॉल्यूशन आपके सामने इस तरह से इसको परफॉर्म करना था जो मैंने कर दिया। अगला सवाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं जो कि सीबीएसई पीएमटी 2009 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जरा देख लो, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फॉर द रिएक्शन। आपसे क्या पूछा गया है, देखो आपको दिया गया है डेल्टा एच और डेल्टा एस का वैल्यू दिया हुआ है इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए। कार्बन दिया हुआ है ग्रेफाइट वाला, CO2 से रिएक्शन करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, ठीक है। सो फाइनली 170 किलो जूल, ये आपको वैल्यू दे रखी है डेल्टा एच की, 170 जूल पर केल्विन ये वैल्यू आपको दे रखी है डेल्टा एस की। अब आपसे पूछता है दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट, आपको बताना कि कौन से टेम्परेचर पर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। ये सवाल आपसे सीबीएसई पीएमटी 2009 का क्वेश्चन है और 2009 में सवाल पूछा गया, तो अच्छा भी है सवाल। अब आप लोगों से सवाल का जवाब मैं पूछता हूं, क्या आंसर निकलेगा, देखिए कितने लोग यहां पर बताते हैं। सो कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, कम ऑन, देखें। और मैं आपको कह देता हूं कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, उतना ही ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट होगा। सो अगर आप यहां पर फिर से बोल रहा हूं, डू समथिंग गाइस, जितने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। डू इट राइट नाउ, डू इट राइट नाउ, कम ऑन। बहुत धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं, बाकी लोग क्या सोच रहे हैं। अब यहां पर या तो ए आंसर आया है या बी आंसर आया है, बहुत अच्छा, कम ऑन गाइस। देखो यहां पर है ना, जंग जीतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जंग में भाग लेना, पार्टिसिपेट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे कहता हूं कि भाई आप एक बार, ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखो। अब देखो मैं आपको बताता हूं, एक्चुअल में अगर आपको टेम्परेचर ढूंढना है जिस पर ये पॉसिबल है, तो वो टेम्परेचर कैसे ढूंढोगे। आपको पता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने का मतलब क्या है, पहले तो आप उसको समझ लो। रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने का मतलब होता है कि वहां पर डेल्टा जी का वैल्यू क्या होना चाहिए, डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होनी चाहिए। गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही मतलब होता है ना, ये डेल्टा जी की वैल्यू होती है। अब अगर आप चाहते हो कि डेल्टा जी की वैल्यू आए नेगेटिव, तो इसका मतलब टी डेल्टा एस का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन डेल्टा एच होना चाहिए, है ना। इस फैक्टर का वैल्यू उससे ज्यादा होगा तो ये अपने आप नेगेटिव आएगा, और अगर ये नेगेटिव आ गया तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, यही है, सिंपल सी बात है। तो अब आपको क्या करना है, बेसिकली आपको वो टेम्परेचर निकालना है। तो आपको क्या क्या दे रखा है, आपको डेल्टा एच और डेल्टा एस का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। सो अब आ जाओ आप उस टेम्परेचर की वैल्यू निकालो। तो यहां पर टेम्परेचर की वैल्यू कैसे निकलेगी, दैट इज डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। आपको कुछ नहीं करना, एंथैल्पी से एंट्रोपी को डिवाइड करना है, वो टेम्परेचर निकालना है। ये उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है, उससे ज्यादा ही टेम्परेचर होना चाहिए, तब जाके बात बनेगी। सो डेल्टा एच का वैल्यू कितना दे रखा है, 170 किलो इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय ये कितना दे रखा है, 170, दैट इज जूल पर केल्विन। तो आंसर किस में आएगा, केल्विन में। तो ये कैंसिल हो गया। यहां पर कितना टेम्परेचर का वैल्यू आ रहा है, 1000, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, 1000 आ रहा है, 1000 आ रहा है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सो 1000 यहां पर आपको क्या आ रहा है, टेम्परेचर। तो एक्चुअली ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, इससे ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। अब इससे ज्यादा टेम्परेचर कौन सा है, ये 1000 से ज्यादा है क्या, नहीं। ये ज्यादा है क्या, नहीं। ये ज्यादा है क्या, नहीं। ये है आंसर, इसका क्या आएगा, बी।
तो 1000 से ज्यादा एक ही वैल्यू है, दैट इज 1110। ये आंसर आना चाहिए था। बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत ब्रिलियंट है ना। ऐसे टॉपिक हैं जिनमें थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनके लिए बहुत आसान है। कुछ नहीं करना था आपको, क्या करना था जरा आप चेक करो। हमको पता है डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव है, उसके लिए टी डेल्टा एस का वैल्यू डेल्टा एच से ज्यादा होना चाहिए। वहां से हमने टेम्परेचर का वैल्यू कैलकुलेट कर दिया, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस डिवाइड किया, 1000 आया, 1000 से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए। अब मार्क्स अपने काउंट करते रहना, जिसके मार्क्स हर एक क्वेश्चन को जो करेक्ट होगा उसके लिए अपने आप को +4 मार्क देने हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि जिसको क्वेश्चन में मजे आ रहे हैं वो एक बार स्माइली बनाए, नहीं भी आ रहे तो भी स्माइली बनाओ, क्योंकि मैं आप लोगों को मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूं, क्योंकि आप जब हंसते हो तो मजा आता है। सो देखिए कितने लोग हैं यहां पर। राजेश, मुकुंद, अनिल, नेहा, सरोज, दिनेश, खुशी, मनीषा, आशीष और राम, फरहान, अनुराग, आदित्य, आशीष, प्राची, ओके, रुपेंद्र, मनु। क्या बात है, हंसो बेटा हंसो। देखो आए क्वेश्चन नहीं आए क्वेश्चन, जिंदगी में हंसना सीखो, है ना। मजे रहो, मस्त में रहो, एकदम टेंशन ही लेने का जिंदगी में। ऊपर वाले के हाथ में है सब कुछ, वो चाहेगा तो आपका कुछ अच्छा होगा, वही चाहेगा तो ही कुछ अच्छा होगा, वही चाहेगा तो ही कुछ बुरा होगा। किसी और के कहने और करने से कुछ नहीं होता है जिंदगी में। जो लोग ऐसे सपने पालते हैं कि मैं सोचूंगा तो उसका अच्छा और मैं सोचूंगा उसका बुरा होगा, तो नहीं होने वाला। सो आप ही अपने लिए सब कुछ लिखने वाले हो और हाथ में है उसके, मेहनत करो और वो अपने आप देगा, इसलिए मुस्कुराओ, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। चलो अगले सवाल पर चलते हैं, जो कि AIPMT 2011 का सवाल है। पूछता है दी एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। आप बहुत बढ़िया सवाल है। नाउ अगेन दिस इज माय फेवरेट। नाउ क्वेश्चन इज एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। आपको दे रखा है 4 हाइड्रोजन विल गिव यू ट्वाइस ऑफ H2 गैस। अब आपसे क्या कहता है, माइनस ऑफ इसकी वैल्यू दे रखी है एंथैल्पी चेंज की, दैट इज डेल्टा एच का वैल्यू दे रखा है -869.6 किलो जूल। अब क्वेश्चन ये है द डिसोसिएशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज। आपसे पूछा है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन को अगर बॉन्ड को तोड़ना चाहते हो तो इसकी डिसोसिएशन एनर्जी कितनी होगी। बहुत बढ़िया सवाल है, 4 ऑप्शंस है और आसान भी बहुत है। आपको इसके लिए कुछ करना नहीं है, बिना पेन उठाए भी आप इसका आंसर कर सकते हो। अब देखिए कितने लोग यहां पर आंसर करते हैं। कम ऑन गाइज, आंसर दिस क्वेश्चन, कम ऑन, गिव द आंसर, कम ऑन मेरे प्यारे बच्चों, आंसर दो। देखिए कितने लोग आंसर करते हैं। कम ऑन डूड्स, आंसर दिस क्वेश्चन। अमेजिंग यार, अमेजिंग, फाड़ दिए हो तुम लोग, अमेजिंग। चलो तो मैं आपको बताता हूं, यहां पर आपको डेल्टा एच का वैल्यू दे रखा है, आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछी थी। अब ना यहां पर एक बहुत बढ़िया सवाल है। सबसे पहले तो आप खुद सोचो, डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए होती है तो वो प्लस में होगी, माइनस में तो होगी नहीं। तो इसका मतलब इसका आंसर ए और बी कभी नहीं हो सकता। पता है, आप जरा दिमाग लगाओ, मैं आपसे जो बोल रहा हूं उसको सुनना। आपसे क्या पूछा है, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब होता है तोड़ना। तोड़ने में हमेशा एनर्जी लगती है, तो एनर्जी लगती तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव तो होगी नहीं। तो आंसर कैन नॉट बी बी, कैन नॉट बी ए, क्योंकि ये तो नेगेटिव में दे रखा है। जरा सोचो, ये नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है। डिसोसिएशन में कब से एनर्जी निकलने लगी, टूटती है। बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगती है, अपने आप तो टूटता नहीं है ना। हाँ या ना, बता दो। वेरी गुड। अब देखो यहां पर क्या है, आप जरा इस इक्वेशन को देखो, यहां पर 4 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, टूट तो नहीं रहे, टूटने का काम तो उल्टा होता है। तो आप इसको उल्टा करो, जब आप 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को तोड़ोगे तो आपके पास 4 हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे। नाउ दिस इज मॉलिक्यूल, जरा सोचो। अब ये मॉलिक्यूल है जिनको तोड़ोगे तो आपको एटम मिलेंगे, इसी को बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन। अब उसके लिए जो आपने रिवर्स किया, तो अब इस इक्वेशन के लिए इसकी एनर्जी कितनी होगी, 869.6। यस। अब आप जरा गौर से देखो, यहां पर कितने हाइड्रोजन को तोड़ रहे हो, 2। आपको पूछी है एंथैल्पी, कौन कौन सी वाली, दैट इज डिसोसिएशन एनर्जी पूछी है। यस, और वो होती है पर मोल। यस, 1 मोल के लिए होती है। आप यहां कितने के लिए निकाल रहे हो, 2 के लिए। तो आप इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड। 869 के 2 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली 800 को 2 से डिवाइड करते हो 400 आएगा। सिंपल है। तो आंसर इसका सी आएगा। अगर आप लोग सी दे रहे हो तो आप बिल्कुल सही हो। यस, तो आंसर इसका सी बनेगा। आई विल टेल यू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी। अब मुझे एक बात बताओ, स्माइली देके बताओ। पहले तो सवाल बताओ कैसा लगा, दूसरा जिसका सही है वो बताओ कि किस किस के +4 मार्क आए हैं। बढ़िया सवाल है, और जो बच्चा सुन रहा है अच्छे से क्वेश्चन को, उसके आ जाने वाले हैं पूरे के पूरे मार्क्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बढ़िया लगा, अच्छा था ना सवाल, इसलिए कह रहा हूं कि मैं आपको देखो ये यहां पर शर्त ही कह सकता हूं कि आपको अगर ये 13 क्वेश्चन देख के मैं कह रहा हूं ये 13 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए ना तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। सो आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी, इसका आंसर सी है। सबको समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट। अब चलते हैं अगले सवाल पर बच्चा लोग, और ये इसका आंसर है, जरा आप चेक कर लो। वैसे मैंने बता ही दिया है आपको क्या करना था, ये तो एसोसिएशन हो रहा है, आपको उल्टा करना पड़ेगा डिसोसिएशन के लिए, है ना। तो डिसोसिएशन में उल्टा करती प्लस की वैल्यू आएगी, उसको 2 से डिवाइड करना था। अब अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बढ़िया सवाल है जो कि AIPMT 2011 का सवाल है। सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। अगर एडियाबैटिक कंडीशंस में अगर आप करते हो फ्री एक्सपेंशन तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। एडियाबैटिक कंडीशन क्या होती है, ऑब्वियसली उसमें हीट एक्सचेंज नहीं होता तो Q की वैल्यू 0 होती है। अब एडियाबैटिक में आप करा रहे हो फ्री एक्सपेंशन, तो अब आप सोचो इसके लिए क्या आंसर बनेगा। एडियाबैटिक में Q की वैल्यू 0 है, फ्री एक्सपेंशन जब फ्रीली एक्सपेंड होती है कोई चीज तो आपको सोचना है कि उसमें टेम्परेचर की वैल्यू चेंज होती है क्या, उसमें वर्क डन होता है क्या, आपको ये बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बी तो कतई नहीं हो सकता, क्योंकि वैल्यू 0 होगी, 0 होगी, 0 होगी, ACD में से आंसर होगा। अब अगर फ्री एक्सपेंशन देखो तो मैं आपको बता देता हूं, जब भी कोई चीज फ्रीली एक्सपेंड होती है तो ना तो टेम्परेचर में कोई चेंज आता है ना ही वर्क डन होता है। यस, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, आप फील भी करोगे तो अपने आप मालूम पड़ जाएगा। फाइनली आंसर दिस क्वेश्चन इज सी, फ्री एक्सपेंशन। एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन में Q की वैल्यू भी 0 है, डेल्टा T भी 0 है, W की वैल्यू भी 0 है, सो ये सभी चीजें 0 होंगी। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आया? ब्रिलियंट बच्चा लोग, बहुत अच्छे। सो आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी। आज हिंदी दिवस है तो मैं आज आप लोगों को रेलगाड़ी का हिंदी बताऊंगा। कौन कौन जानना चाहता है कि रेलगाड़ी का हिंदी क्या होता है? सो रेलगाड़ी का हिंदी होता है, क्या होता है? लोहपथ गामिनी। हमारी हिंदी भाषा बहुत ही अच्छी भाषा है, इतनी प्यारी भाषा है जो गुड़ के समान बाहर निकलती है, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना। अंग्रेजी छोड़ गए, लेकिन हम हिंदी भाषा, आज हम हिंदी दिवस बना रहे। बड़े अफसोस की बात है हम हिंदी दिवस बना रहे हैं, पर ठीक है, एक दिन तो हम लोग बना रहे हैं, है ना। एक दिन तो हम लोग कम से कम उस पे दे रहे हैं कि हिंदी हमारी भाषा है। लोहपथ गामिनी, है ना, लोहपथ गामिनी आवत जावत हमारे सर ने हमें सिखाया था, तो आप लोगों को सिखा रहा हूं, है ना। सबको समझ में आ गया? लोहपथ गामिनी, बहुत बढ़िया। हिंदी खतरनाक नहीं है, हिंदी बहुत प्यारी भाषा है, और संस्कृत तो उससे भी प्यारी भाषा है। वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं, हम ही अंग्रेजी को घिसते हैं, लेकिन अगर आप जाओगे जर्मनी तो जर्मनी में बहुत सारे ऐसे, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, वो संस्कृत पढ़ रहे हैं। संस्कृत की यूनिवर्सिटीज बनी है, संस्कृत में स्कूल में पढ़ाई जाती हैं। आप जाओ फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जहां पर अंग्रेज हमसे अच्छी संस्कृत बोलते हैं, और एक दिन वो संस्कृत, पहले तो वो ऐसे सोचते थे इनको अंग्रेजी नहीं आती तो हंसते थे हम पे। अब मैं आपको बताता हूं, आज से ठीक 25-30 साल पहले वो हम पे हंसेंगे, इनको संस्कृत नहीं आती, ऐसे करके हंसेंगे हम पे, जबकि हमारी ही भाषा को लेके वो पढ़ाई कर रहे हैं। है ये अजीब सी बात, लेकिन सच है, क्या कर सकते हैं, बट हाँ, है ना। सो जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, और हिंदी और संस्कृत बहुत अच्छी भाषाएं हैं, बड़ा प्यार है इनमें, बोलते हो। पंजाबी भी बहुत अच्छी भाषा है ना, पर बोलो और क्या हो सकता है। चलो, सो इसका जवाब तो आपको मिल गया, फ्री एक्सपेंशन है, एडियाबैटिक है, तीनों वैल्यू 0 होंगी, 0 होंगी हर एक वैल्यू। अब अगले सवाल पर चलते हैं, जो कि AIPMT 2012 का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जरा पढ़ो। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, आपको एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दे रखी है, दैट इज 40.66 किलो जूल पर मोल, है ना। अब कहता है आपसे द इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस इज। आपसे सवाल पूछता है कि अगर आपके पास एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ये है तो इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन क्या होगी, ये सवाल है। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, बढ़िया सवाल है, और आपको मैंने बता ही दिया है कि मैं क्या इस सवाल का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। आप लोगों को सिर्फ चुनना है इसमें से सही आंसर। देखिए कितने लोग यहां पर, बताओ बेटा। आप एक और बात बताता हूं, आप सब लोग ध्यान रखना, हम लोग भारत देश में रहते हैं, हमारे लिए हमारा देश पहले इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू स्टेट। राज्य हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए देश इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए देश की भाषा इंपॉर्टेंट है, और अगर ये देश ही नहीं रहेगा तो कोई राज्य भी नहीं रहेगा। हमारा पहला धर्म क्या है, हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, हम लोग पहले भारतीय हैं,
मेरा धर्म कोई पूछे तो मैं बोलूंगा मेरा धर्म भारतीय है, मैं भारत देश का वासी हूं, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं हूं। और शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, आज की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को, जो बोलता है मैं तो कांग्रेसी हूं, मैं तो बीजेपी वाला हूं, मैं तो लेफ्ट हूं, मैं तो राइट हूं, मैं तो जेएनयू में पढ़ता हूं, मैं तो एबीवीपी का हूं। शेम ऑन यू मैन, आप सब भारतीय हो पहले और इस देश के खिलाफ ही खड़े हो तो आप क्या करोगे? मेरा धर्म मेरा देश है, मेरा राज्य मेरा देश है, मेरे लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये कंट्री ये देश इंपॉर्टेंट है। और ये चीज आप लोग हम लोग सब लोगों को इजराइल से सीखनी चाहिए। आज इजराइल छोटा सा देश इतना ज्यादा शक्तिशाली देश है, उसका पीछे का रीजन ही पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति है, जो हम में है ही नहीं, हम सब बिकाऊ हैं। सो आप लोगों को कहता हूं कि ये मैं हरियाणा से हूं, मैं पंजाब से हूं, मैं बिहार से, उससे पहले बोला करो हम भारतीय हैं। मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, उससे पहले बोला करो मैं भारतीय हूं। मेरा धर्म क्या है? मेरा धर्म मेरा देश है, वो भारत है। मेरा धर्म मेरा देश है। बंद करो ये सब, बहुत हो गया। और शर्म आनी चाहिए जो युवा, इतने युवा होने के बावजूद भी, आपकी एज देखो, आप जिस एज में युवा कहलाए हो, युवा हो, और आप ऐसी दकियानुसी बातों पे जाके खड़े हो जाते हो। देश है, देश को चलाने के लिए सरकार है, विश्वास रखो, वो कर रही है आपके देश के लिए। बहुत ज्यादा जरूरी है, हम लोगों को इस बात को सोचना और समझना पड़ेगा। ठीक है, बोला नहीं चाहता था, पता नहीं क्यों बोल दिया, बट हाँ ये मेरी फीलिंग है इसको लेके। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन आपसे पूछा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले मैं आप लोगों को इसका आंसर बता देता हूं। ठीक है, सो अब मैं आपको आंसर बताता हूं। सबसे पहले उत्तर इसका क्या है? इसका उत्तर है ए, आंसर इसका ए बनेगा। नाउ आई विल टेल यू कि कैसे आया। तो उसके लिए आपको क्या दे रखा है? आपको डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन दे रखा है, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है जरा आप चेक करो। डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन 40.66 किलो जूल, 40.66 किलो जूल दे रखी है। और आपसे पूछिए इंटरनल एनर्जी, डेल्टा ई ऑफ वेपराइजेशन पूछिए, ये सवाल है। तो अगर आप ध्यान से देखो, इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, किसके लिए दे रखी है आपको? ये पूछ रहा है आपसे वाटर के लिए, है ना। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, आपके पानी के लिए पूछ रहा है। वो वेपराइजेशन का मतलब क्या है? कि वो वेपर में कन्वर्ट होगा। तो पानी वेपर में कैसे कन्वर्ट होता है? H2O लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा? H2O गैस में कन्वर्ट होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये मतलब है इसका। वेपराइजेशन का मतलब आप वेपर बना रहे हो उसकी। आ रहा है समझ में? सो इन दैट केस आप खुद से सोचो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई? क्या रिलेशन होता है इनमें? दैट डेल्टा एच इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी मींस डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी। याद है आप लोगों को? ये इक्वेशन होती है। अब आपसे क्या चीज पूछी है? आपसे डेल्टा ई का वैल्यू पूछा है, वो किसके बराबर होगा? डेल्टा एच माइनस डेल्टा एनजीआरटी। अब आप दिमाग लगाओ थोड़ा, आपको कोई चीज कैलकुलेट नहीं करनी, मतलब ये है कि डेल्टा ई का वैल्यू डेल्टा एच से थोड़ा कम होगा, बस इतना ही सोचना है, आगे कैलकुलेट मत करो। अब आप बताओ, यहां पे आपको क्या वैल्यू दे रखी है डेल्टा एच की? 40.66 से वैल्यू कम आनी चाहिए। सही है, क्योंकि डेल्टा एनजी का वैल्यू निकालो। इसके लिए डेल्टा एनजी का वैल्यू कितना है? इसके लिए डेल्टा एनजी का वैल्यू है 1। गैसेस मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 1। तो आपकी 40.66 से वैल्यू कम आनी चाहिए। सबको समझ में आ गया? तो 40.66 तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि इससे कम आएगी वैल्यू। अब इससे कम में वैल्यू में ये भी नहीं आता, ये भी नहीं हो सकता। सही है, अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ। 40.66 से कम आनी चाहिए, ना तो ये आंसर होगा ना ही ये आंसर होगा, क्योंकि तो सेम वैल्यू है, ये उससे ज्यादा है। अब आंसर आया तो ये होगा या ये होगा। अब मजे की बात, अब यहां से आप अगर घटा भी दोगे डेल्टा एनजी इंटू आर टी, तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। आप निकाल के देख लो। वैसे भी आप इतना कितना घटा दोगे कि नेगेटिव में चली जाएगी, ये पॉसिबल भी नहीं है। आंसर इसका ए ही आएगा। अब आप रख के देख लो। मैं तो सीधे निकाल दे, तो मुझे कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आप निकालना चाहो तो आप डेल्टा ई का वैल्यू निकालो। इसके लिए वैल्यू कितनी दे रखी है? 40.66 किलो। किलो की वैल्यू रख दो 10⁻³ माइनस में क्या करोगे? डेल्टा एनजी की वैल्यू, ये 1 है, ठीक है, जूल में रखी है, तो आर की वैल्यू क्या रखोगे? 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना दे रखा है आपको? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 कितना होता है? 373। अब आप निकाल के देख लो, खुद ही सोचो। ये तो किलो जूल में, वैल्यू बहुत बड़ी है। अब आपको इसमें से इतनी वैल्यू माइनस करनी है, तो नेगेटिव में थोड़ी चली जाएगी। इसका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव में ए आएगा। सबको समझ में आया कैसे करना है? तो आई विल शो यू कि इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट दिस। मैंने आपसे कहा था डेल्टा एनजी का वैल्यू 1 है, डेल्टा एच का वैल्यू आपको दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, वैल्यू रख दो, यू की वैल्यू निकालो। 40,000 में से 3,101 माइनस करोगे तो 37,000 समथिंग बचेगा किलो जूल में। अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है वो AIPMT 2012 का सवाल है। क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या कहता है।
कहता है दी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, आपको दे रखी है 1.435 किलो कैलोरी पर मोल। अब आपसे पूछता है दी मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर द मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो आपको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दे रखा है पानी का, कितना है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन 1.435। आपसे पूछा है द मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर द मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। बहुत बढ़िया सवाल है ये भी। अब इसका आंसर देखें, है ना, मजा आएगा तो समझ आएगा। सैफी गर्ल, आप इसका आंसर बताओ। बहुत बढ़िया सवाल है, फिर से आपके सामने है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आपको दे रखा है किलो कैलोरी के अंदर। आपको पूछा है मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर द मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस जब मेल्ट होती है तो आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे मोलर एंथैल्पी चेंज पूछा कितना होगा। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दे रखा आपको, तो कितने लोग आंसर इसका दे सकते हैं जरा देखें। बढ़िया सवाल है, आपके सामने है। ऐसा सवाल हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, बस लैंग्वेज चेंज है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो कुछ नहीं है इसके अंदर। देखिए कितने लोग आंसर करते हैं। कम ऑन बच्चा लोग आंसर कर दो, आंसर करो। एआईपीएमटी में पूछा गया है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन वाटर के लिए दे रखा है 1.435 किलो कैलोरी पर मोल, और आपसे पूछा है दी मोलर एंट्रोपी, आई एम सो सॉरी, एंथैल्पी दिया है, एंट्रोपी पूछा है, सही, और टेम्परेचर दिया हुआ है। एंथैल्पी दिया है, एंट्रोपी पूछा, टेम्परेचर दिया है। क्या सवाल है यार, बहुत सिंपल है। पहले तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूं, ठीक है। सो आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी। अब कैसे आया, बहुत सिंपल है, सेम इक्वेशन आपको यूज करनी है। सो यू हैव द डेटा, कौन कौन सा डेटा है, द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, डेल्टा एच का वैल्यू दे रखा है। आगे फ्यूजन हो कि फ्यूजन की मम्मी हो, फ्यूजन का पापा हो, अपने को क्या लेना देना। टेम्परेचर आपको दे रखा है, टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री, तो मतलब ये कितना हो गया 273 केल्विन। अब आपसे क्या पूछा है, अब आपसे डेल्टा एच और टी का वैल्यू दे रखा है, आपसे डेल्टा एस का वैल्यू पूछा है। तो वो सेम फॉर्मूला, क्या अगर डेल्टा एच टू टी डेल्टा एस होता है, तो डेल्टा एच अपॉन टी करना है और कुछ भी नहीं है। आपको डेल्टा एच को टी से डिवाइड करना है। डेल्टा एच का वैल्यू कितनी है, दैट इज 1.435 इंटू ये है किलो 10⁻³ उसको डिवाइड करना है किससे, टेम्परेचर से। कितना आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 273 से आप इसको डिवाइड करोगे, सिंपल आंसर आ जाता है डेल्टा एस का। दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट। इतना आसान था। सेम आपको ये ना 2-3 इक्वेशन है, बस इसको याद कर लो। ये रिलेशन अगर आप लोगों को पता है, आप बहुत चीजों के आंसर निकाल लोगे थर्मोडायनेमिक्स में। ले देखिए थर्मोडायनेमिक्स में 2-3 इक्वेशन है, जिसको अगर आप याद रख लोगे तो आपके क्वेश्चन पक्का सोल्व हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। चलो मैं आपको आंसर दिखा देता हूं। फाइनली आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अगेन वही है, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन टी। टेम्परेचर से डिवाइड करना था, कुछ भी नहीं है, सेम 5.26 कैलोरी पर मोल पर केल्विन आंसर आता। अगले सवाल पर चलते हैं, आप देखते हैं अगला सवाल का जवाब कौन देता है। कहता है फॉर द रिएक्शन X2O4 लिक्विड, ये कन्वर्ट हो रहा है ट्वाइस ऑफ XO2 गैस, ठीक है। डेल्टा यू का वैल्यू आपको दे रखा है जैसे 2.1, डेल्टा एस का वैल्यू दे रखा है आपको। आप पूछ रहे डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा। एएफएमटी 2014 का सवाल है। अगेन मैं कह रहा हूं ये फॉर्मूले का खेल है, अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप कर दोगे, नहीं आते तो नहीं होंगे। बाकी बच्चे इनमें परेशान होते रहते हैं, एक्चुअल में फॉर्मूला का खेल है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखें 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको क्या दे रखा है, डेल्टा यू का वैल्यू दे रखा है। इक्वेशन को जरा चेक करो, ये लिक्विड है, ये गैस है, इसके डेल्टा एन जी का वैल्यू, जैसे डेल्टा एच का वैल्यू निकालोगे, फिर डेल्टा जी का वैल्यू निकालोगे, डेल्टा एस का वैल्यू दे रखा है, क्या है इसके अंदर। तो फाइनली आंसर क्या होगा इसका, कैलकुलेट करो। चलो मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूं, जिसको नहीं आता, बहुत बच्चे घबराए हुए हैं, तो सिंपल है इक्वेशन। फिर से जरा आप चेक करो। सबसे पहले तो आपको यहां पर डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशन पता होना चाहिए। ले देके 2 इक्वेशन है पूरी ढंग से, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, यही होगा। डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी यही होता है ना इक्वेशन, ये तो पता होगा, ठीक है। सो अब आपको डेल्टा एनजी का वैल्यू कितना दे रखा है, डेल्टा एनजी का वैल्यू गैसियस मोल्स 2 ही है। आर की वैल्यू कितनी है, वो जूल में दे रखी है, अच्छा कैलोरी में दे रखी है, ये देखो। तो आर की वैल्यू भी आप कैलोरी में लोगे, ये देखो 2.1 किलो कैलोरी दे रखा है। तो डेल्टा एच का वैल्यू कैसे निकालोगे, डेल्टा यू का वैल्यू दे रखा है 2.1 प्लस डेल्टा एनजी का वैल्यू है 2, ये होता है 2 किलो कैलोरी पर मोल। 1.98 होता है, आप 2 भी ले सकते हो। टेम्परेचर कितना दे रखा है 300, क्या है इसके अंदर, इनटू में करोगे 300, खत्म हो गया, ठीक है। डेल्टा एनजी का वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू 2 कैलोरी होती है, और ये दे रखी है आपको 2.1 किलो। तो ये कितना हो गया, इसको किलो को कन्वर्ट करो, 2100। तो 2100 में ये चीज ऐड करनी है और कुछ भी नहीं है। 300 दूनी 600 दूनी 1200। तो डेल्टा एच का वैल्यू आपके पास आ गया यहां से। तो डेल्टा एच का वैल्यू कितना आ रहा है जरा आप चेक करो, दैट इज 2100 प्लस ये कितना हो गया 4 दिए 1200, 2100 प्लस 1200 कितना हो गया, दैट इज 3300, यही हुआ।
2100 प्लस 1200 3300 हो गया, इतना आ गया डेल्टा एच का वैल्यू। अब आपसे डेल्टा एच नहीं पूछा, आपसे डेल्टा जी पूछा। डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये इक्वेशन होती है। एक वो इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, दो इक्वेशन है ले दे के। तो डेल्टा एच का वैल्यू आपके पास 3300 है, माइनस टेम्परेचर का वैल्यू कितना दे रखा है 300 केल्विन में, इनटू आपके पास यहां पर डेल्टा एस का वैल्यू भी कैलोरी में है, तो आपको वो आसानी होगी, ये भी कैलोरी में है तो 20 करना था इनटू, खत्म। यहां पर डेल्टा जी का वैल्यू आ जाएगा आपके पास, सही है। ये 20 दे रखा है, सो 20 इंटू ये कितना हो गया, ये 6000 हो गया। 6000 में से 3000 थे तो 2.7 बी आंसर आएगा इसका। कितना आसान सवाल है। अब जिसने कर लिया बी आंसर आएगा, जिसने कर लिया वो ऐसा स्माइली बनाओ, खुद कैलकुलेट करके देख लो। अब इसमें तो कुछ नहीं है, यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 3 दूनी 6000, 6000 में से 3300 माइनस करोगे तो कितना आएगा 2700, वो भी माइनस का आएगा क्योंकि वो माइनस नेगेटिव वाली बड़ी है। तो आंसर इसका ये आएगा, किलो कैलोरी के अंदर निकालोगे तो। जिसको आ गया समझ में वो एक बार ऐसे स्माइली बनाओ जिससे मुझे कंफर्म हो जाए कि बच्चों को समझ में आ गया। ले दे के दो इक्वेशंस हैं, पहली इक्वेशन तो ये हो गई नंबर 1, ठीक है। दूसरी इक्वेशन ये हो गई, ये लो नंबर 2। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? सो ये नंबर 1 है, नहीं नंबर 2 है बच्चा लोग। और आपको ना ये दो फॉर्मूले याद करने। अब अगर ये दो से आपका काम हो जाएगा, सच्ची बता रहा हूं थर्मोडायनेमिक में, क्योंकि ज्यादातर आपको ये वैल्यू दी होती है, फॉर्मूले याद होते नहीं, इसलिए हम डर जाते हैं, जबकि फॉर्मूले में रख के डायरेक्टली आंसर आ जाता है। तो बहुत बढ़िया सवाल है, मैं आपसे कहता हूं कि एक बार इसको नोट डाउन करो। ये फर्स्ट और ये सेकंड क्वेश्चन है, आपको इसको करना है। सबको क्लियर है क्या? समझ में आया? ब्रिलियंट बच्चा लोग। तो फाइनली आंसर आप लोगों को पता लग ही गया है। आंसर इसका बी आएगा, जो बहुत बच्चों ने निकाल ही लिया है। तरीका मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, ये तरीका है, मैं खुद सोल्व करके भी बता चुका हूं। अगला सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, नीट 2016 का सवाल है, नीट 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, कहता है फॉर अ सैंपल ऑफ परफेक्ट गैस व्हेन इट्स प्रेशर इज चेंज्ड। एक हमारे पास है ना सैंपल है परफेक्ट गैस का, जिसका प्रेशर चेंज हो रहा है, आइसोथर्मली चेंज हो रहा है वो भी। अब देखो आइसोथर्मली मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, और वहां पर प्रेशर कितना चेंज हो रहा है, इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहा है। तो आपसे पूछ रहा था एंट्रोपी चेंज इज गिवन बाय, चार फॉर्मूले, एंट्रोपी चेंज किस में से दोगे अगर आइसोथर्मली यहां पर प्रेशर चेंज हो रहा है तो। चार ऑप्शंस हैं आपके पास, 1 2 3 4। अब ये भी कंप्लीटली अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो फॉर्मूला बेस्ड, अगेन फॉर्मूला बेस्ड है। एंट्रोपी के ले दे के एक ही पूरा फॉर्मूला है, उसी से निकालते हैं। सिर्फ एंट्रोपी का एक बड़ा फॉर्मूला है, उसी से निकालना होता है। अब उसमें अगर आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो नहीं रही है, तो एक टर्म ऑटोमेटिकली 0 हो जाती है, तो दूसरी टर्म बच रही है, और वो कौन सी है वो आपको बताना है। इसमें से आंसर क्या बनेगा, गैस करके बताओ मुझे। 1 2 3 4, चार ऑप्शन आपके पास, आंसर बताओ इसका कितना होगा। तो बताओ क्या होगा आंसर। सो कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? कम ऑन डूड्स, प्लीज आंसर करो। कम ऑन डूड्स, डरो नहीं, आंसर करो यार। आता है नहीं आता, बताओ आंसर क्या होगा इसका। बताओ, शाबाश। चलो मैं आपको बताता हूं, कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड है। जब मैं आपको एक तरीका बताता हूं, आइसोथर्मली मतलब उसमें ना टेम्परेचर की टर्म होगी तक नहीं, तो आंसर इसका सी और डी नहीं हो सकता। आंसर इसका या तो ए बनेगा या बी बनेगा, समझ में आता है। और एक्चुअल में आंसर है इसका NRLN, नेचुरल लॉग ऑफ P इनिशियल अपॉन P फाइनल। दिस इज द एक्चुअल आंसर ऑफ। अब ये कैसे आया, उसके लिए मैंने ना एंट्रोपी की आप लोगों को इक्वेशन कराई थी थर्मोडायनेमिक में। ये कंप्लीट एंट्रोपी की इक्वेशन होती है, आप जरा गौर से देखो। डेल्टा इज इक्वल टू NCP ln ऑफ T फाइनल अपॉन T इनिशियल। ये देखो यहां पर टेम्परेचर फाइनल अपॉन इनिशियल होता है, लेकिन प्रेशर इनिशियल अपॉन फाइनल होता है। अब क्योंकि आइसोथर्मल था तो ये टर्म 0 हो गई, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज आ ही नहीं रहा। समझ में आ गया, नो चेंज, इसका मतलब ये वैल्यू 1 होगी। ln ऑफ 1 का वैल्यू 0 होता है, तो ये सारा टर्म क्या हो गया, 0। सो डेल्टा एस का वैल्यू सिर्फ ये बचा, और ये एक्चुअल में इसका आंसर है। यही आपको नीचे लिख के दिया गया है। दिस इज हाउ यू कैन सोल्व इट। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है नीट 2016 का। जरा आप ध्यान से इसको चेक करो, ध्यान से इसको पढ़ो। क्वेश्चन क्या कहता है जरा आप देखो। कहता है फॉर अ गिवन रिएक्शन, आपके पास एक रिएक्शन है, डेल्टा एच का वैल्यू कितना दे रखा है, 35.5 किलो जूल पर मोल। डेल्टा एस का वैल्यू कितना दे रखा है, 83.6 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, अब आपसे पूछता है देन द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट अज्यूम्ड। अगेन देखो आपसे वही सवाल पूछ लिया गया, स्पॉन्टेनियस कब होगी ये केमिकल रिएक्शन। दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। सो इफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, सो प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन कि ये कौन से वाले टेम्परेचर पर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। अगेन सिंपल क्वेश्चन है,
बताओ इसका आंसर। क्या सभी टेम्परेचर पर? क्या टेम्परेचर 425 से ज्यादा होना चाहिए, 298 से ज्यादा होना चाहिए, या फिर यहां पर 425 से कम होना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली। बताओ। बताओ बताओ बताओ, शाबाश। बहुत आसान सवाल है, वो काफी बच्चों ने इसका आंसर दिया, बहुत अच्छी बात है। आंसर इसका ए आएगा। अगेन वही सेम काम करना है। क्या करना है? इफ यू वांट टू कैलकुलेट टेम्परेचर, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डिवाइड डेल्टा एच टू डेल्टा एस, दैट्स इट। आपको डेल्टा एच का वैल्यू लेना, उसको डेल्टा एस के वैल्यू से डिवाइड करना, और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना आपको इसमें, है ना। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट आंसर। अगेन वही सेम क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को मैं 3 बार अलग अलग तरीके से करवा चुका हूं, और मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि ऐसा सवाल जरूर आता है। 425 केल्विन आंसर आएगा, जो आप लोगों ने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और ये भी बहुत आसान है। AIPMT 2015 का सवाल है। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम हुआ तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इनमें से कौन सा इक्वेशन ट्रू है? और ये तो ना जाने कितने चैप्टर्स में आप लोगों ने पढ़ा है। सो कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? कम ऑन गाइस, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? कम ऑन डूड्स, आंसर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन तो आसान है। देखो, finally answer of this particular question, I'll tell you the answer of this particular question. So okay, so finally answer this question is, कहां गया? Answer of this question is A। अबे कैसे आया? देखो भैया, आप लोगों ने ये इक्वेशन देखी होगी, बचपन से ही देखते आए हैं। डेल्टा जी, गिब्स एनर्जी की इक्वेशन क्या होती है? डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट। ये हमने कहां इस्तेमाल की? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी की है। प्लस 2.303 RT log of K, इट्स log of Q, बट इक्विलिब्रियम आएगा तो वो K में कन्वर्ट हो जाता है, और डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाती है। बहुत बार पढ़े हो तुम लोग ये बात, बहुत बार पढ़ाए हैं हम तुम्हें। तो माइनस में आएगा 2.30 RT ln of log, ये log of K में आंसर आएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट इट। बहुत बार किए हैं हम लोग ये क्वेश्चन। सो फाइनली आंसर क्या बनेगा इसका? A। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं हम लोग एम्स के MCQs की तरफ। पहला सवाल, The process with negative entropy changes। आपको बताना है कि इन सारे प्रोसेसेस में नेगेटिव एंट्रोपी चेंज किस में आ रहा है, मतलब जिसकी एंट्रोपी घट रही है। बढ़िया सवाल है। कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? आराम से पढ़ो। देखो ऑप्शन, पहला ऑप्शन, डिसोसिएशन ऑफ आयोडीन इन वाटर। आयोडीन जब पानी में घुलता है तो क्या एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होता है? पहला। सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन। दूसरा। डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड SO3। इतना आसान सवाल है ना, 4 नंबर फ्री के हैं और एम्स में आया हुआ है क्वेश्चन। फिर है सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। तो 4 ऑप्शंस हैं। आपको बताना कि कहां एंट्रोपी घट रही है। एंट्रोपी घट कहां रही है? एंट्रोपी घट कहां रही है? एंट्रोपी का मतलब समझो पहले, आजादी का घटना। कहां पे आजादी घट रही है, एंट्रोपी कहां घट रही है, तो वो आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले देखो, क्या यहां पर एंट्रोपी घट रही है? नहीं। आयोडीन सॉलिड होता है, वाटर में घुलेगा तो वो एक्चुअली वाटर के साथ अपनी सॉलिड की शेप को किस में कन्वर्ट कर रहा है? छोटे छोटे पार्टिकल्स में खुद टूट रहा है, तो इसकी तो आजादी बढ़ रही है। तो ए कैन नॉट बी द आंसर। आप खुद से सोचो, डिसोसिएशन का मतलब वो आजाद हो रहा है, टूट रहा है मतलब आजाद हो रहा है। इट कैन नॉट बी द आंसर, मतलब यहां पर डेल्टा एस का वैल्यू तो पॉजिटिव है। बी में आ जाओ, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन। अब यहां पर क्या था? नाइट्रोजन एक गैस है बच्चों, हाइड्रोजन एक गैस है बच्चों, दोनों मिलके आपको अमोनिया दे रहा है। वो भी एक गैस है, लेकिन दोनों मिलके एक मॉलिक्यूल बना के, मतलब कब आप खुद ही सोचो कि 2 आजाद पंछी थे, उड़ रहे थे, अचानक से दोनों को बांध दिया आपने, तो एंट्रोपी घट गई। आ रहा है समझ में? बेसिकली यहां पर कितने थे? अगर आप इसको बैलेंस करने जाओगे तो यहां 2 लिखोगे, और यहां पर कितने लिखोगे? 3। तो आपने कितने मॉलिक्यूल लिए थे? 4। 4 से 2 बना रहे हो, 4 से आप 2 बना रहे हो। आ रहा है समझ में? तो बेसिकली हम एंट्रोपी को घटा रहे हैं, तो बेसिकली बी आंसर बनेगा इसका। एक्चुअल में आंसर इसका बी है, फिर भी लोग सी लिख रहे हैं। यहां पर डिसोसिएशन हो रहा है, जब भी डिसोसिएशन होगा एंट्रोपी बढ़ती है। डिसोसिएशन में एंट्रोपी बढ़ती है क्योंकि टूट रहा है, वो आजाद हो रहा है। और लास्ट आपके पास सब्लिमेशन। सब्लिमेशन बेबी देखो जरा, चेक करो, ड्राई आइस है, सब्लिमेशन हो रहा है। आप खुद ही सोचो, आइस का सब्लिमेशन का मतलब सीधे वो ड्राई आइस है, CO, सीधे वो किस में कन्वर्ट हो रही है? सॉलिड से गैस की तरफ जा रही है, आजादी बढ़ रही है। तो यहां पर सिर्फ आंसर इसका बी बनेगा, जहां पर आजादी घट रही है। आजादी का मतलब होता है एंट्रोपी घट रही है। आया समझ में? सो बी आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सवाल है,
फॉर द प्रोसेस जिसमें H2O लिक्विड है, बेसिकली यहां पर प्रेशर कितना है 1 बार, टेम्परेचर कितना है 373 केल्विन, H2O गैस में कन्वर्ट हो गया 1 बार एंड 370। अभी भी प्रेशर एंड टेम्परेचर सेम है, प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ H2O लिक्विड किस में कन्वर्ट हुआ है, H2O गैस, फेज में चेंज आ रहा है। अब आपको पूछा दी करेक्ट सेट ऑफ थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स, आपको पूछा यहां पर करेक्ट सेट कौन से हैं थर्मोडायनेमिक पैरामीटर के, और मैं आपको बता देता हूं जिस बच्चे ने ये 13 सवाल कर लिए, अभी बहुत कम बच्चे प्रेजेंट है, मैं आपको कहता हूं आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर लेना, किसी का भला हो जाएगा, है ना, तो दिमाग में डाल लेना अपने दोस्त को भला करूंगा। ये 13 क्वेश्चन में से 100% आपको एक क्वेश्चन मिलेगा नीट में, ठीक है। सो आपसे पूछा है कि सिर्फ फिजिकल चेंज आए तो इसमें से कौन सा सेट करेक्ट है, तो जब फिजिकल चेंज आ रहा है, टेम्परेचर प्रेशर चेंज हो नहीं रहा, तो अंदर की एनर्जी जो गिब्स एनर्जी वो भी चेंज नहीं होगी, तो डेल्टा जी का वैल्यू 0 होना चाहिए। बट यहां पर लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में, तो एंट्रोपी बढ़ रही है, तो एक्चुअल में यहां पर आंसर इसका ए बनेगा। अगर आपने ए दिया तो बिल्कुल सही हो, क्योंकि यहां पर ना तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना ही प्रेशर, से फिजिकल चेंज आ रहा है, तो उसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू 0 है बट डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव है। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट द आंसर, ए आंसर बनेगा इसका। क्लियर है सब लोगों को, ध्यान रखना है आप लोगों को, आंसर ये होगा। अब अपन चलते हैं, दिस इज द सॉल्यूशन दैट यू कैन, अब अपन चलेंगे असर्शन और रीजन के क्वेश्चन पर। तो असर्शन और रीजन का दिमाग लगाना अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, आपके पास 2 स्टेटमेंट है, एम्स 2007 का क्वेश्चन है ये। असर्शन पढ़ो, रीजन पढ़ो, और 4 ऑप्शन में से आंसर कैसे देना होता है। सबसे पहले आपको पढ़ना है असर्शन। अगर मान लो कि असर्शन आपका सही है, अगर मान लो असर्शन ही गलत है, अगर आप लोगों को असर्शन ही गलत है तो सीधे आंसर डी बनेगा, बट अगर असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो सी आंसर बनेगा। रीजन भी सही है और वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो बी आंसर बनेगा, और अगर एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ए आंसर बनेगा। सवाल ये पूछता है, असर्शन को पढ़ो, फॉर द कंबशन ऑफ मीथेन इंटरनल एनर्जी डेल्टा एच से ज्यादा होती है क्या, सवाल है आपसे। अगर मीथेन का कंबशन करेंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या डेल्टा एच की वैल्यू से ज्यादा होती है क्या, सवाल ये है। अब आप लोग सोचोगे कि ये तो डेटा सेंट्रिक क्वेश्चन, नहीं, दिमाग लगाओ। आपने मीथेन का कंबशन करवाया, जलाया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया, तो इसमें डेल्टा एच का वैल्यू कैसा आएगा और डेल्टा ई का वैल्यू कैसा आएगा, जरा आप सोचो। अरे जलाने से पहले तो ऑब्वियसली यार डेल्टा ई की इंटरनल एनर्जी इतनी ज्यादा थोड़ी होती है, जलाओगे तो इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या होगी, जलाने के बाद तो आप एंथैल्पी की बात करोगे ना, तो एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी से कम थोड़ी होगी, उससे ज्यादा ही होगी। बहुत ज्यादा एक्सेसिव कंबशन से बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में हीट बाहर निकलती है, समझ में आया। सो फाइनली आपकी असर्शन ही गलत है और रीजन पीछे देखो। और इसका कंपैरिजन कैसे कर सकते हो, इसका कंपैरिजन आप डेटा से भी कर सकते हो, गूगल में जाकर मालूम पड़ जाएगा। कंबशन के केस में याद रखना, जब कंबशन कराते हो तो डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा इंटरनल एनर्जी ज्यादा होती है, कम नहीं होती है। सो दिस इज रॉन्ग। और आगे पूछा है कि डेल्टा एच रिलेटेड टू डेल्टा ई बाय दिस एक्सप्रेशन, दिस इज करेक्ट। तो अब आपका अगर आपका असर्शन ही गलत है तो सीधे आंसर क्या बनेगा इसका, डी। तो हमें रीजन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका असर्शन ही गलत है तो रीजन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे आंसर इसका डी बनेगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आप गूगल जाओ, सीधे लिखो आप गूगल जाके। अब कई लोग कहेंगे सर ये कैसे हुआ, दिमाग कैसे लगाएं, ये सेंस है, बट फिर भी आप गूगल पे जाके आप सिर्फ इतना लिख दो, कंबशन ऑफ मीथेन, उसके लिए इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कितनी है बता देगा, एक्सपेरिमेंटली आती है। डेल्टा एच का वैल्यू कितनी है बता देगा, वो भी एक्सपेरिमेंटली आती है। अब कंपेयर करके देख लो, खत्म, इतनी सी कहानी थी। फाइनली गाइस, ठीक है, आप लोगों को मोटिवेटेड रहना है, अपने फोकस को लूज नहीं करना। ध्यान रखना कि हमारा टारगेट नीट 2020 है, जो कि मई में आने वाला है। बहुत सारे बच्चे अभी बोर्ड पे भी फोकस कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप देख लोगे तो आपको बोर्ड में भी काम आएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो एमसीक्यूज हैं। सो फोकस रखो, क्या करना है आपको याद है, आपको याद करवा देता हूं। एक ऐसा ना ये आएगा डॉक्टरी इक्विपमेंट, अगले साल है, आपके गले में होना चाहिए, है ना, क्या बोलते हैं इसको, स्टेथोस्कोप। सबको क्लियर है क्या? हाँ, यश अग्रवाल बेटा, तेरे पापा का नाम मैंने पूछा ही नहीं बेटा। यश अग्रवाल के पापा का नाम लिख दिया यश अग्रवाल ने, बेटा उसके लिए ताली बजा दो, है ना, ताली बजाओ यश अग्रवाल के लिए। पापा का नाम देखो कितना चमकदार पापा का नाम लिखा है इसने, बहुत बढ़िया। सो बच्चों, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपके अगले साल ये आपके गले में होना चाहिए। क्लियर है? अगले साल ये आपके गले में होना चाहिए। दिस इज योर टारगेट, मतलब आपको डॉक्टर बनना है। एंड गाइस, ये एक ऐप है जिसको आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है, जिसको व्यूअर्स चॉइस अवार्ड मिला है गूगल की तरफ से, हमारा वेदांतों का ऐप है।
एंड गाइज ये इंस्टाग्राम का हैंडल है मेरा arvind.arora, जिसमें 27,000 लोग अभी तक 27,200 स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं। अलग अलग से छोटे छोटे से वीडियोस बनाता हूं जो आपको मोटिवेट करते हैं, ठीक है, जिससे आपको बूस्ट मिलता है और आप कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करोगे, है ना। फाइनली गाइज ये हमारा चैनल है जिसको आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। लाइक जरूर करो वीडियोस को, और मुझे पता है टाइम ऐसा है जिसमें ज्यादातर बच्चे या तो कोचिंग में होंगे, उनको आपको शेयर करना है, इन वीडियोस को पहुंचाओ और सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि ये चैनल कहां पर पहुंचे, 1 मिलियन का जो हमारा टारगेट है ना, उस पर फटाफट से पहुंचे। इसको 1 मिलियन के टारगेट तक पहुंचाओ। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, दिस इज अरविंद अरोरा साइनिंग ऑफ। चलो बाय।